पूर्णागिरि मंदिर, जो कि 108 सिद्धपीठों में से माता का एक मंदिर है, जहां सती माता की नाभि गिरी थी। तो आज की इस वीडियो में हम उसी मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। पूर्णागिरि मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में स्थित 108 सिद्धपीठों में से एक है, जो कि समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। पूर्णागिरि को पुण्यगिरि के नाम से भी जाना जाता है। जो मंदिर है वो शारदा नदी के पास ही स्थित है। माना जाता है 1632 में गुजरात के एक व्यापारी चंद्र तिवारी ने चंपावत के राजा ज्ञानचंद्र के साथ शरण ली थी। उनके सपनों में मां पुण्यगिरि दिखाई दी थी, जिसमें उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा था। तब से आज तक मंदिर में जोरों शोरों के साथ पूजा पाठ की जाती है और भक्तों की भीड़ यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में दिखाई देती है। चैत्र नवरात्रि यहाँ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। यहाँ एक मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ भारत से अनगिनत भक्त मेले में शामिल होते हैं। माता पूर्णागिरि के मंदिर जाने के लिए सबसे पहले आपको टनकपुर पहुंचना होगा, जिसके लिए भारत के सभी मुख्य शहरों से बस और ट्रेन की सीधी सुविधा उपलब्ध है। सबसे पास के एयरपोर्ट की बात करें, जो कि है पंतनगर एयरपोर्ट, जो कि टनकपुर से मात्र 95 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आप बस, ट्रेन, एयरपोर्ट से आप सीधी टैक्सी लेकर टनकपुर तक पहुंच सकते हैं। टनकपुर से हमारी माता पूर्णागिरि की यात्रा स्टार्ट हो जाती है। हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी बदायूं से, जहां हमें सीधी ट्रेन टनकपुर के लिए मिली थी। रात्रि लगभग 8:45 बजे हम टनकपुर स्टेशन पर पहुंच चुके थे। टनकपुर की तरफ आने वाली ट्रेनों के लिए ये लास्ट स्टेशन होता है। इस पर सभी यात्री उतर जाते हैं। मोस्टली यहाँ पर जो यात्री आते हैं वो पूर्णागिरि मेले के लिए ही आते हैं। तो पूरी ट्रेन यहाँ पर खाली हो जाती है। उसके बाद ट्रेन यहाँ से वापस हो जाती है। तो हमें स्टेशन पर काफ़ी सारी भीड़ दिखाई दी थी, तो हमने सोचा हम पहले अपना खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम स्टेशन से बाहर जाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी भीड़ थी। तो सबसे पहले हम जो अपना खाना ले गए थे घर से, वही हमने यहाँ पर खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने यहाँ पर अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर जो यात्रा करके आ चुके हैं लोग, वो यहाँ पर आपको आराम करते हुए दिखाई देंगे। जिनकी यहाँ पर किसी की कल ट्रेन है, किसी की रात में ही ट्रेन है, तो वो सारे लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आपको मेला दिखाई देगा। जब आप यहाँ से थोड़ा आगे निकलेंगे तो यहाँ पर आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, जहाँ पर आप 10 रुपये देकर टैक्सी स्टैंड तक जा सकते हैं, जहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्सी ठुलीगाड़ के लिए मिल जाएगी। ठुलीगाड़ से चाहे आप पैदल जा सकते हैं, चाहे वहाँ से भी दूसरी टैक्सी करके ऊपर भैरव मंदिर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड ज़्यादा दूर नहीं है, 800-900 मीटर दूरी यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है। तो यहाँ पर आपको स्टेशन से निकलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर मुड़ जाना है। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पर ई रिक्शा ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से पैदल ही निकल सकते हैं। आप टैक्सी स्टैंड तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, उससे पहले ही यहाँ पर आपको टैक्सी देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ से ठुलीगाड़ के लिए टैक्सी का जो किराया रहता है 30 से 40 रुपये रहता है। वो यहाँ पर आप जब टैक्सी में बैठेंगे तो यहाँ पर पूरा सिटी पार करते हुए आप पहुँच जाएंगे ठुलीगाड़। तो हमारा पूरा सफ़र जो है रात का ही रहा था। तो हम लगभग 10 बजे ठुलीगाड़ पहुंच गए थे, जहां टैक्सी से उतरने के बाद यहां पर काफ़ी लोग जो है पैदल ही चलते हैं, क्योंकि यहां पर रात में कोई सवारी नहीं है। सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही यहां पर आपको टैक्सी मिलेंगी ऊपर के लिए भैरव मंदिर तक। उसके बाद यहां पर कोई टैक्सी सेवा उपलब्ध नहीं है। या तो आप यहीं रुककर इंतज़ार कीजिए सुबह का, अदरवाइज आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया ऊपर पैदल ही जाने का। ठुलीगाड़ से जो मंदिर की दूरी है वो लगभग 9 किलोमीटर है, जिसमें आप अगर टैक्सी लेते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 6 किलोमीटर की टैक्सी और आगे मिल जाएगी भैरव मंदिर तक। उसके बाद जो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है वो सीढ़ियों की चढ़ाई है, वो आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। तो हमने डिसाइड किया हम ये भैरव मंदिर तक ही पैदल जाएंगे, ऊपर तो हमें पैदल चलना ही है। तो हमने रात में ही अपने सफ़र को कंटिन्यू रखा। तो अभी हमें जो रात में चलना है 6 किलोमीटर चलना है और हमें भैरव मंदिर के पास पहुंचना है। उसके बाद हमें कई धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहां पर हम स्टे कर सकते हैं रात के लिए। धर्मशाला में रुकना बिल्कुल फ्री होता है, केवल आप बाहर से प्रसाद ले सकते हैं और बाकी यहाँ पर आपको टॉयलेट, बाथरूम, सारी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। मोबाइल चार्जिंग करने की सभी सुविधा उपलब्ध होगी। माता पूर्णागिरि का जो मुख्य मेला लगता है वो चैत्र मास की नवरात्रि में लगता है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और सरकार द्वारा यहाँ पर काफ़ी सारे इंतजाम भी किए जाते हैं। यहाँ पर पूरी सारे रोड पे आपको लाइटिंग देखने के लिए मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर तक रोड पे सारी जगह लाइटिंग देखने के लिए मिलेगी। और रात में काफ़ी लोग यात्रा करते हैं, तो आपको यहाँ पर अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। सभी लोग यहाँ पर पैदल ही जाना प्रेफर करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे आगे भी काफ़ी लोग चल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये ब्रिज पार करना है। ब्रिज पार करने के बाद हमारा जो मेन रोड है वो स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पर आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी यात्री सीधे जा रहे होंगे, उसी लाइन में आप भी जा सकते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट देखने के लिए मिलेगा, तो चाहे तो आप उस शॉर्टकट से जा सकते हैं, जो कि सीधी सीढ़ियों की चढ़ाई होगी, जहाँ पर आपको चट्टानें वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगी, खाई भी होगी। वो थोड़ा रिस्की रास्ता है और चाहे तो आप सीधा रोड से भी जा सकते हैं। तो सीधे रोड से कोई जा नहीं रहा था, तो हमने डिसाइड किया शॉर्टकट लेने का, कि सभी लोग शॉर्टकट से जा रहे थे तो रात में अकेले चलना ठीक नहीं था, तो हमने भी शॉर्टकट को ही प्रेफर किया। तो हमने भी इस शॉर्टकट के रास्ते को पकड़ लिया। लेकिन रात में शॉर्टकट से चढ़ना काफ़ी ख़तरनाक था, जो हमें आगे चल के समझ भी आ गया कि हमें शॉर्टकट से रात में नहीं जाना चाहिए था। आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा, कभी भी आप पूर्णागिरि मंदिर के लिए जाएँ तो रात में शॉर्टकट लेने का ट्राई ना करें। अगर शॉर्टकट से जाना है तो दिन में जाएं, अदरवाइज आप रोड से ही सीधा ट्रैवल करें। शॉर्टकट में हमें बहुत तरीके की यहाँ पर खाई देखने के लिए मिली, काफ़ी ख़राब रास्ता था, सीधी सीढ़ी थी, कहीं सीधी ढलान थी, बराबर में खाई, साथ में पहाड़। तो यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक रास्ता था, जो हमें रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, बल्कि हम अपना आधा रास्ता आ गए थे, तो हमें आगे तो बढ़ना ही था। हमारे साथ काफ़ी लोग यात्रा कर रहे थे, तो सीधी चढ़ाई की वजह से सब बुरी तरीके से थक चुके थे, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट लेते तो सीधी सीढ़ियों की चढ़ाई है। यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी, पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है। अगर कभी बारिश हो जाती है तो इन सीढ़ियों पे काफ़ी सारी फिसलन हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे का सहारा लेते हुए, माता के जयकारे लगाते हुए रोड तक पहुँच जाते हैं। रोड तक पहुंचने के बाद हमें यहाँ पर दूसरा शॉर्टकट और दिखाई देता है, जो कि डायरेक्ट हनुमान चट्टी के लिए जाता है। लेकिन हमने रात में दूसरा शॉर्टकट लेने का ट्राई नहीं किया और हम आगे की यात्रा पूरी रोड से ही करेंगे। थोड़ा आगे चले तो हमें नीचे दिखाई दिया, खाई में कुछ जल रहा था, तो आप देखेंगे यहाँ पर आग लग गई। कई बारी गर्मियों में जब पत्थर ऊपर से गिरते हैं तो उनकी चिंगारी से जो सूखी हुई घास हो तो उसमें कुछ इस तरीके की आग वगैरह लग जाती है, जो कि आपको मोस्टली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी पहाड़ी एरिया में। रास्ते में यहाँ पर आपको जगह जगह पर छोटी मोटी दुकानें दिखाई देंगी, जहाँ पर आप बिस्कुट, नमकीन वगैरह, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर प्राइस थोड़ा हाई रहता है। अगर कोई चीज़ 5 रुपए की तो वो आपको 8 या 10 रुपए में मिलेगी, 10 वाली चीज़ 15 या फिर 16-17 में मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आपको कंदमूल, फल, खीरा, जलजीरा, ये सारी चीज़ें रास्ते में देखने के लिए मिलेंगी, जिनका आप स्वाद लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप रोड से जाते हैं तो रोड का रास्ता काफ़ी सेफ है, चारों तरफ आपको लाइट देखने के लिए मिलेगी, साइड में रेलिंग भी देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पर आपको किसी तरीके का खतरा नहीं है। आगे भी आप कई तरीके के लोगों से मिलते हुए, बातचीत करते हुए, माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली हमारा 5-5.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र पूरा हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमें धर्मशाला मिलना स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुक जाएंगे तो हमें सुबह चढ़ाई करने में दिक्कत होगी। तो हम जितना हो सकता है रात में ही ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जल्द से जल्द हम सुबह मंदिर पहुँच पाएँ और माता के दर्शन कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको एक ब्रिज दिखाई देगा, ऊपर भी, तो नीचे का जो ब्रिज स्टार्ट होता है और ऊपर का जो ब्रिज है, तो यहाँ तक तो आपको पैदल रात में ही कम से कम सफ़र करना चाहिए। इससे पहले आप किसी भी धर्मशाला में ना रुकें, कम से कम आपको इस ब्रिज तक तो पहुँचना ही चाहिए। ब्रिज पार करने के बाद ही यहाँ पर आपको टैक्सी स्टैंड दिखाई देगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप प्राइवेट वाहन अपना ले जाते हैं तो धर्मशाला में भी पार्क कर सकते हैं, और यहाँ भी आपको पार्किंग देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से आपको टैक्सी मिलती है। अभी टैक्सी सेवा बंद है, जो कि सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको सुबह अगर नीचे जाना चाहें तो टैक्सी मिल सकती है। नीचे से ऊपर आते हैं तो यहाँ तक कि आपको टैक्सी मिल जाती है। इससे आगे आपको पैदल ही जाना होता है। उसके बाद सीधा हमें यहाँ पर भैरव गेट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ही भैरव मंदिर है। हम आगे बढ़ते रहते हैं। लगभग भैरव मंदिर से 500 मीटर आगे चलने के बाद हम एक धर्मशाला में रुकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सी धर्मशालाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। चाहे तो आप उसमें रूम ले सकते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं तो वो आपको रूम दे देते हैं, अदरवाइज गद्दे पड़े होते हैं, आप उन पर विश्राम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नहाने से लेकर सारी चीज़ें फ्री रहती हैं। आपको गर्म पानी भी वहाँ पर नहाने के लिए मिल जाएगा। टॉयलेट वगैरह सारी चीज़ें फ्री रहती हैं, बस आपको प्रसाद जो है वहीं से लेना पड़ता है। तो हमने एक धर्मशाला में एक रूम ले लिया। हम करीब 7-8 लोग थे, तो हमें धर्मशाला में एक रूम मिल गया। फाइनली हम यहाँ पर अपनी रात काटेंगे। रात के 10 बजे हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट की थी और लगभग 12:30 बजे हम ऊपर पहुँच चुके थे, लगभग 2.5 से 3 घंटे में। अब हमें यहाँ पर सुबह 4 से 5 बजे तक आराम करेंगे। उसके बाद नहाने धोने के बाद हम आगे की चढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, जो सीढ़ियों की सीधी चढ़ाई है। अगर हम अभी तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें 2 से 3 घंटे का आराम करना ही पड़ेगा। फाइनली सुबह हम उठते हैं 4 बजे। उठने के बाद हम फ्रेश वगैरह होते हैं। ऊपर मौसम की तरफ देखा तो आज मौसम थोड़ा ख़राब है। एक्चुअली ये हमारे लिए अच्छा भी है,
हमें गर्मी में चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मौसम थोड़ा सुहाना है। तो हमें यहाँ पर नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता है, तो हम गर्म पानी से नहाते हैं। नहाने के बाद हम प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद हम अपनी आगे की चढ़ाई चालू करते हैं। आगे की चढ़ाई पूरी सीढ़ियों की चढ़ाई है, तो यहाँ पर आप अपनी जो चप्पल वगैरह है वो धर्मशाला पर छोड़ के जाएंगे और आगे की चढ़ाई आपको नंगे पैर ही करनी है। यहाँ से माता का मंदिर लगभग 3 किलोमीटर दूर है। मंदिर को जाएंगे तो रास्ते में भी आपको साइड से धर्मशाला और रेस्टोरेंट वगैरह देखने के लिए मिलते रहेंगे। चलते हुए फाइनली हमें सूर्य देवता के दर्शन होते हैं और हमारी पहाड़ों की सुबह स्टार्ट होती है। यह माता काली का मंदिर जिनके दर्शन हम लौटते हुए करेंगे। यह है पूर्णागिरि माता का मेन द्वार। यहाँ से हमारा मंदिर लगभग 1 किलोमीटर रह जाता है। अगर आप नवरात्रि में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको 500 मीटर, 1 किलोमीटर, कभी कभी तो 2 किलोमीटर की लाइन भी देखने के लिए मिल सकती है। फाइनली हमारी लाइन आ चुकी थी। हम जब पहुँचे थे लगभग नवरात्रि के 1 महीने बाद गए थे, तो उतनी लाइन नहीं थी, तब भी लगभग 400 से 500 मीटर की हमारी लाइन थी। यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो चुकी थी। अब हमारी लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसके साथ ही हम भी माता के जयकारे लगाते हुए बेसब्री से माता के दर्शन का इंतज़ार करते हैं। बराबर से वो लोग आते रहते हैं जो दर्शन के लिए आते हैं, और इन लोगों को देखने के बाद लगता है असली मेहनत तो इन लोगों की है। ये नंगे पैर बिना रुके यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करते हैं और सीधा उतरते हुए चले जाते हैं। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 से 3 बार रुके थे, तब यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पर ये लोग इतना वजन लेकर सीधा 3 से 4 किलोमीटर ऐसे ही डायरेक्ट बिना रुके ट्रैवल करते रहते हैं, और ये इनका डेली का काम है। इन्हें देख के मुझे लगता है जो यहाँ पर चीज़ों के दाम 5 से 10 रुपये ज़्यादा लेते हैं वो कोई ज़्यादा दाम नहीं है। इनकी मेहनत को देखते हुए मुझे कोई भी दाम यहाँ का ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत से ये सारे लोग पैदल ही, यहाँ पर किसी भी तरीके के जानवर नहीं चलते हैं, खच्चर घोड़े नहीं चलते हैं। यहाँ पर सारे लोग जितना भी सामान आता है दुकानों पे सब पैदल ही लाते हैं। फाइनली हम माता के दर्शन के लिए जो मंदिरों तक सीढ़ियाँ जाती हैं वो मेन सीढ़ियों पर हम पहुँच चुके थे, और हमारे पीछे भी काफ़ी लंबी लाइन थी। जो मंदिर में आपको मेन सीढ़ियों पर दिक्कत होगी वो मंदिर के जस्ट पास में ही जो सीधी सीढ़ियाँ गई हैं वहाँ पर आपको अगर भीड़ होती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कम जगह रह जाती है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ से आप सारे पहाड़ों का दर्शन कर सकते हैं। दूर दूर तक आपको अच्छी वादियाँ दिखाई देगी। फाइनली हम मंदिर तक पहुँच चुके थे। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, तो इस पे आप किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही फ़ोटो ले सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल दर्शन कर लिए हैं माता के, और नीचे देखेंगे हमें शारदा नदी दिखाई देगी, जहाँ पर हम वापसी में जाकर स्नान भी करेंगे। फाइनली हमारे सारे लोग जो हमारे लाइन में आगे पीछे हो गए थे उनमें से 4 लोग हमें मिल गए हैं। बाकी 2 लोग शायद वो रूम पर ही पहुंच गए होंगे, क्योंकि हमें वहीं मिलना है सबको जाके। लाइन में अगर आप साथ में लगते हैं तो आगे पीछे हो ही जाएंगे। अगर वापसी में आप अपनी धर्मशाला पर या फिर जो लास्ट में सीढ़ी आती है वहाँ पर रुक के दूसरे का इंतजार कर सकते हैं। वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका था। रास्ते में जब वापस आएंगे तो यहाँ पर आपको वो रास्ता दिखाई देगा जिससे आपने रात में ट्रैवल किया था। देखेंगे यहाँ पर बहुत छोटा सा रास्ता दिखाई देगा, इस पे छोटी छोटी गाड़ियाँ आपको दिखाई देगी। वापसी आते हुए हम काली माता के दर्शन के लिए गए। इनका प्रसाद आप मंदिर के सामने से ही ले सकते हैं, नारियल, जो कि काली माता के मंदिर में चढ़ाया जाता है। वापसी में आते हुए यहाँ पर आप आस्था का प्रतीक झूठे मंदिर का दर्शन करना ना भूलें। पूर्णागिरि माता के मंदिर से लौटते समय झूठे का मंदिर आपको दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यापारी ने माँ पूर्णागिरि से वादा किया था, अगर उसकी पुत्र की इच्छा पूरी हुई तो वह सोने की बेदी का निर्माण करेगा। उनकी इच्छा देवी ने प्रदान की। लालच में आते ही व्यापारी पगला गया और उसने सोने की परत चढ़ाने के साथ तांबे की एक बेदी बना डाली। ऐसा भी कहा जाता है कि जब मजदूर मंदिर को ले जा रहे थे उन्होंने कुछ देर आराम के लिए मंदिर को ज़मीन पर इसी जगह रख दिया था। उसके बाद उन्होंने मंदिर को बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर वहाँ से उठ ना सका। तब से आज भी यहाँ पर ये मंदिर है और इसे झूठे का मंदिर कहा जाता है। जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते पर आपको झूठे का मंदिर नहीं मिलेगा। वहाँ से अगर वापसी में आते समय आपको सीधे हाथ पे नहीं मुड़ के अगर आप सीधा रास्ता लेंगे तो यहाँ पर आपको झूठे का मंदिर दिखाई देगा। अगर आप झूठे के मंदिर को देखने के बाद सीधा रास्ता लेंगे तो यहाँ पर आप जो धर्मशालाएँ पड़ती हैं उस रास्ते को छोड़कर खुले रास्ते से आ सकते हैं। यहाँ पर आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं पहाड़ों में अपने, और यहाँ पर शांति से कुछ समय भी अपना व्यतीत कर सकते हैं। आगे चल के ये रास्ता भी आपका उसी रास्ते में आकर मिल जाएगा जिस पर धर्मशाला वगैरह पड़ती हैं।
वापसी में आने के बाद हम एक जगह केवल चाय पीने के लिए रुकते हैं और फाइनली हम अपनी धर्मशाला पर आ जाते हैं। और हमारे रूम में जो साथ वाले थे वो सो रहे थे। अब हम यहाँ पर 1 से 2 घंटे का अपना आराम ले सकते हैं। उसके बाद हम अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट करेंगे। मंदिर के दर्शन के लिए हम लगभग निकले थे सुबह के 5 बजे और हम 11 बजे तक दर्शन करके अपनी धर्मशाला पर आ चुके थे। 2 से 3 घंटे का आराम करने के बाद हम अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट करते हैं और हम नीचे उतरते हुए सबसे पहले भैरव मंदिर जाते हैं। भैरव मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद, दर्शन करने के बाद हम सीधा नीचे की ओर चलते हैं ठुली घाट की तरफ और वहाँ से हम नेपाल की यात्रा स्टार्ट करेंगे। ये मेन गेट है जो रात आपको मैंने दिखाया था, भैरव मंदिर गेट। नीचे अगर आप टैक्सी से यात्रा करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, वो आप अपने पास ज़रूर रखें। मुझे तो खासकर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो रात टैक्सी सारी खड़ी थी, अब हमारी टैक्सी सेवा स्टार्ट हो चुकी है। नीचे हमें यहाँ पर टैक्सी मिलेगी जिससे हम नीचे की यात्रा करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से दोबारा भी नीचे की पैदल यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। हमने एक टैक्सी ली। यहाँ से भी टैक्सी का किराया लगभग 30 से 40 रुपये रहता है ठुली घाट तक का। जो रास्ता हमें तय करने में रात 3 से 4 घंटे लगे थे, टैक्सी से मात्र हम 10 से 15 मिनट में ही नीचे आ जाएंगे। हमारी टैक्सी ने हमें ठुली घाट छोड़ दिया है। ठुली घाट पहुँचने के बाद हम यहाँ से दूसरी टैक्सी ले सकते हैं जो कि डायरेक्ट टनकपुर के लिए होगी। उस टैक्सी का किराया भी आपको 30 से 40 रुपये देखने के लिए मिलेगा। ठुली घाट से जो वापसी में टैक्सी आती है वो यहाँ पर आपको शारदा नदी घाट के पास ही छोड़ देंगे। वहाँ से पता करके आप शारदा नदी घाट पर जा सकते हैं, जहाँ से आप स्नान कर सकते हैं शारदा नदी में। तो हम सीधा पहुँचते हैं शारदा नदी घाट पर और यहाँ पर काफ़ी लोग पहले से ही नहा रहे थे। हम भी यहाँ पर अपनी डुबकी लगाते हैं शारदा नदी में और उसके बाद अपने आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से जाने के बाद आप सीधा नेपाल जा सकते हैं सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए। इसके लिए आपको यहाँ से ई रिक्शा मिल जाएगा 10 रुपये का, जो कि आपको नेपाल बॉर्डर तक छोड़ देगा। नेपाल बॉर्डर जाते हुए ही आपको सिद्ध बाबा का मंदिर यहाँ से दिखाई देने लगेगा। वो जो आपको दूर पानी की टंकी दिखाई दे रही है, हमें वहीं पहुँचना है ब्रिज को पार करते हुए। तो हमारा ई रिक्शा हमें बॉर्डर पर छोड़ देता है। अब यहाँ से आपके पास सिद्ध बाबा तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप पैदल जा सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर बॉर्डर को पैदल पार करके यहाँ पर आपके लिए नेपाल में मोटरसाइकिल की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें आप 10 रुपये का किराया देके दो लोग उस मोटरसाइकिल पर बैठ के मंदिर तक जा सकते हैं। तीसरा, आप यहाँ पर जहाँ पर आपकी ई रिक्शा आपको छोड़ता है वहीं से आप मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी किराए पर ले सकते हैं, जो कि आपको 1 घंटे के लिए 100 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें आप ब्रिज भी आपको पैदल नहीं पार करना पड़ेगा। तो पहले ही काफ़ी थक चुके थे तो हमने डिसाइड किया कि हम बाइक ही किराए पर लेंगे। बाइक किराए पर लेने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं नेपाल। पहुंचने के बाद हम अपनी बाइक को जो है पार्किंग में लगा देते हैं। पार्किंग में लगाने के बाद हमें यहाँ पर 200-300 मीटर पैदल चल के सीधे सिद्ध बाबा के मंदिर पहुँचना है। तो एक तो सीधा रास्ता है सिद्ध बाबा, जहाँ आप मार्केट होते हुए सीधा सिद्ध बाबा के मंदिर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो पार्किंग की थी आपने, उस रोड पर होते हुए भी सीधा आप सिद्ध बाबा मंदिर पहुंच सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी। सामने ही सिद्ध बाबा का मंदिर भी दिखाई देगा। प्रसाद चाहें तो आप बॉर्डर से भी ले सकते हैं और या फिर मंदिर के गेट से भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सीधा मंदिर पहुँचते हैं, सिद्ध बाबा के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद थोड़ा सा हम नेपाल की मार्केट को घूमते हैं। अभी हमें बाइक मिल ही चुकी थी तो हम यहाँ पर थोड़ी इधर उधर भी घूम लेते हैं गांव तरफ नेपाल के। 1 घंटे के लिए बाइक लेकर आए थे, लेकिन हमें 1.5 घंटा हो गया था तो बाइक वाले का फ़ोन आने लगा था, तो हमें वापस जाना था। इससे आगे अगर आप जाना चाहें तो महेंद्र नगर भी जा सकते हैं, वहाँ की मार्केट आप देख सकते हैं। साथ ही भगवान शिव का पशुपतिनाथ का वहाँ मंदिर है, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमें घर लौटना था, वापसी के लिए निकल चलते हैं। बॉर्डर पर हम स्कूटी वापस करने के बाद चाहे तो आप ई रिक्शा से स्टेशन तक आ सकते हैं, अदरवाइज आप पैदल का भी एक शॉर्टकट है जिससे आप स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। जब आप ब्रिज से निकलकर थोड़ा रोड की तरफ को आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। सीढ़ियों से उतरकर नीचे आपको आ जाना है और इस पैदल रास्ते से आप स्टेशन तक पहुँच सकते हैं, जो कि लगभग 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता है। और आप यहाँ पर टनकपुर के लोकल लोगों से मिलते हुए स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर टनकपुर की बस्तियों में होते हुए आप पहुँच जाएंगे सीधा स्टेशन।
स्टेशन पहुंचने के बाद हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं खाना खाने का। तो हम सबसे पहले रेस्टोरेंट जाते हैं और यहाँ पर खाना खाते हैं। खाने की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 रुपये से लेकर 100 और 150 रुपये तक की थाली मिल जाएगी, जिसमें आपको दाल, रोटी, छोले और चावल देखने के लिए मिलेंगे। लौटने के लिए हमारे पास अभी कोई ट्रेन नहीं थी। हम लगभग 7 बजे वापसी में स्टेशन आ गए थे। हमारी ट्रेन जो वापसी की थी सुबह 4 बजे की थी, तो हमें रात में स्टेशन पर ही रुकना पड़ा। रुकने के बाद लगभग हम 3:30 बजे उठते हैं और अपनी ट्रेन लेते हैं। ट्रेन जो कि हमें बदायूं लगभग सुबह 7 बजे छोड़ देती है। हमारा पूरा सफ़र लगभग 36 घंटे का रहा, जिसमें हम शनिवार के लिए शाम को 4 बजे टनकपुर के लिए बैठे थे। 8 बजे हमें वहाँ से ट्रेन ने छोड़ दिया लगभग 8:30 बजे। उसके बाद हमने ठुलीगाड़ के लिए टैक्सी की थी, जहाँ हम लगभग 10 बजे पहुँच गए थे। ऊपर की हमने पैदल यात्रा की थी, जहाँ हम लगभग 12 बजे पहुँच गए थे। 2 से 3 घंटे का हमने आराम लिया। उसके बाद हमने नहा धो के ऊपर की यात्रा स्टार्ट की। लगभग 5 बजे यात्रा स्टार्ट करके हम 11 बजे तक दर्शन करके धर्मशाला में आ गए। 2 से 3 घंटे का हमने वहाँ पर आराम किया। उसके बाद 1 बजे से हमने वापसी की यात्रा स्टार्ट की और लगभग 2:30 बजे हम गंगा स्नान करके लगभग 3 बजे हम नेपाल पहुँच गए थे। नेपाल से लगभग 7 बजे तक हम अपने स्टेशन वापस आ गए संडे के लिए। उसके बाद संडे की रात हमें वहीं रुकना पड़ा। उसके बाद लगभग 4 बजे हम ट्रेन पर बैठे और 7 साढ़े 7 बजे के करीब हम बदायूं वापस आ चुके थे और हमारी यात्रा यहीं पर ख़त्म हो गई। तो अगर आप पूर्णागिरि मंदिर जाना चाहते हैं और टोटल खर्चे की पूछते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मेरा जो ट्रैवल स्टार्ट हुआ था बदायूं से टनकपुर के लिए लगभग हमें 70 रुपये का ट्रेन टिकट लेना पड़ा। एक सिंगल लोग की मैं यहाँ पर आपको सारे खर्चे बता के चलता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर ई रिक्शा नहीं लिया। उसके बाद हमने 40 रुपये के लिए ठुलीगाड़ तक के लिए टैक्सी ली। उसके बाद अगर आप ऊपर जाना चाहें तो 30 रुपये की टैक्सी यहाँ पर ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप पैदल भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शाम को ही अगर आप खाना लेकर नहीं जाते हैं तो 50 से 100 रुपये का आपका खाना हो जाएगा, या फिर अगर आप खाना लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आप वो भी खा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लगभग 100 से 250 500 रुपये तक का जो भी प्रसाद लेना चाहें वो प्रसाद ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप वापसी में आएंगे तो यहाँ पर 30 रुपये का आपका टैक्सी का किराया रहेगा। ठुलीगाड़ में कुछ खाना वगैरह चाहें तो यहाँ पर भी आपको भंडारा वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, वरना यहाँ पर आपको 50 से 100 रुपये की खाने की प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद शारदा नदी तक के लिए यहाँ पर 30 रुपये की आपको टैक्सी लेनी है। 10 रुपये का आपको यहाँ पर ई रिक्शा लेना है बॉर्डर तक के लिए। बाइक से जाते हैं तो 10 रुपये दे सकते हैं, बाइक किराए पर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये देने हैं। यहाँ पर हमने 50 रुपये का प्रसाद लिया था। उसके बाद हम वापसी आते हैं तो चाहें तो यहाँ पर आप 10 रुपये का ई रिक्शा ले सकते हैं टनकपुर के लिए। वापसी में यहाँ पर आपको अगेन से खाना खाना है तो 50 से 100 रुपये की प्लेट यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके बाद हमें वापसी में अगेन से 70 रुपये का ट्रेन टिकट दिया। लगभग 36 से 48 घंटे का आपका ये सफ़र रहेगा और लगभग 1000 रुपये का आपका पर पर्सन खर्चा रहेगा, अगर आप कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते हैं तो। आज से पहले मैं अगर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखता था, उसमें मुझे सबसे फालतू और सबसे जो सरल काम लगता था वो ये ब्लॉग ही बनाना लगता था, जिसमें क्या है बस वीडियो को रिकॉर्ड करो, कुछ भी बोलते रहो, बस अपलोड कर दो। लेकिन थैंक्स है उन क्रिएटर्स का जो हमें इतना क्वालिटी कंटेंट देते हैं, जैसा हमें लगता है हम उनके साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। आपको हमारी माता पूर्णागिरि यात्रा का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप पूर्णागिरि माता के मंदिर कभी गए हैं या नहीं गए हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।